सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर देखा जाए तो सेक्स डिटर्मिनेशन बुक में से पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन कर दूँगी कि सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा से ही साइंटिस्ट के लिए पजल रहा। अगर देखा जाए तो कुछ इंसेक्ट्स के अंदर इनिशियली जो ट्रेस आउट हुआ था कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, तो सबसे पहले जो इंसेक्ट्स थे उनके अंदर कैरी आउट हुआ था साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, यानी जब साइटोप्लाज्म को देखा गया, सेल को देखा गया अंडर द माइक्रोस्कोप, इट वाज फाउंड कि कुछ जो इंसेक्ट्स हैं, कुछ मतलब नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर देखा गया कि कुछ ऐसे थे जिनके अंदर जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यानी स्पर्म बनते हैं, उसमें 50% स्पर्म में वो कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो उनके अंदर होता है, बाकी के अंदर वो नहीं होता है। तो हैंकिंग जो साइंटिस्ट था जिसने ये फाइंड आउट किया था, उसने नाम दिया था इसको एक्स बॉडी। एक्स बॉडी की हाफ ऑफ द इंसेक्ट्स, हाफ ऑफ द स्पर्म वर हैविंग एक्स बॉडी एंड अदर हाफ वर नॉट हैविंग द एक्स बॉडी। एक्चुअल में क्या था, एक्स बॉडी जो था उसने बनाया बिकॉज इट वॉज शेप्ड लाइक एन एक्स, सो उसने कहा कि ये एक एक्स बॉडी है। बाद में इसको कहा गया कि ये एक क्रोमोसोम है और इसीलिए इसको एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया गया। हालांकि बाद में ये भी ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कितने टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन जो हैं वो वैरायटी पाई जाती है। सबसे पहला जो सिस्टम है वो हमारा पहला है हमारा XY टाइप का। XY टाइप में क्या होगा, एक इंडिविजुअल जो है वो मेल या फीमेल, जनरली हम लोग कहेंगे कि इसको ये फीमेल है। जो फीमेल है इट वुड बी हैविंग 2 सेक्स क्रोमोसोम एंड दिस वुड बी XX, जबकि इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग मेल पार्ट होगा उसके अंदर एक X और एक Y होगा। दूसरे टाइप के हमारे पास आते हैं ZW वाले टाइप्स, जिसके अंदर हमारे पास ZW होता है और ZZ होता है। ये हमें देखने को मिलता है कुछ बर्ड्स के अंदर, जिसमें कि जो फीमेल है वो हेट्रोगेमेटिक होती है, यानी उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स पाए जाते हैं, जबकि जो मेल होगा वो होमोगेमेटिक होता है। तो हमारा एक टर्म नया आता है, हाँ बेटे, होमोगेमेटिक एंड हेट्रोगेमेटिक। हाँ बेटे, डक। तो what does this homogamitic and heterogamitic mean? Homo means always similar और heterogamitic मतलब different, ठीक है। तो अगर होमोगेमिटिक जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ गेमीट्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग होमोगेमिटिक बोलेंगे। जैसे XY टाइप जिनके अंदर जैसे ह्यूमंस आ जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर ड्रोसोफिला BC के अंदर आती है। इनके अंदर क्या है, जो फीमेल है उसमें सिमिलर टाइप ऑफ गेमीट्स बनते हैं, यानी एक ही टाइप के गेमीट्स बनते हैं, क्योंकि इनके पास ये जो है सिमिलर पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इनको कहेंगे होमोगेमेटिक। वेयर एज द अदर पार्ट, द मेल, इट इज़ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स, वन विच विल बी हैविंग X क्रोमोसोम, वन विच विल बी हैविंग Y क्रोमोसोम। तो इसको हम लोग कहेंगे हेटेरोगेमेटिक। बर्ड्स के अंदर जिनके अंदर ZW टाइप पाया जाता है, इनमें जो फीमेल है, द फीमेल वुड बी हेटेरोगेमेटिक एंड मेल वुड बी होमोगेमेटिक। उसके बाद एक तीसरा आता है हमारा XO टाइप। XO टाइप में क्या है, इनके अंदर क्या होगा, जो फीमेल है उसमें ऑटोजोम्स के अलावा ऑटोजोम्स प्लस एक X क्रोमोसोम का पेयर होगा, ठीक है। जबकि जो दूसरे वाले होंगे, जो मेल वाले होंगे, उनमें ऑटोजोम्स के साथ में X क्रोमोसोम नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे ऑटोजोम्स का डबल पेयर होगा फीमेल्स के अंदर, जबकि ऑटोजोम्स के साथ सिर्फ एक सिंगल X क्रोमोसोम होगा, जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर इनमें देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलती है, जो कि है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो टोटल मिला के ये 3 टाइप के नहीं, तो कुल 3 मिला के हम लोगों के पास 3 डिफरेंट टाइप के
जो सिस्टम्स है वो पाए जाते हैं फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ये ह्यूमंस में ड्रोसोफिला में XY टाइप होता है, बर्ड्स के अंदर ZW टाइप्स है, XO टाइप जो है वो कुछ इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। सो अब हम देखते हैं बुक के अंदर। फर्स्ट में तो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम बताया गया कि व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें सेक्स लिंक्ड जीन्स जिस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, सेक्स डिटरमाइन करने वाले, उसको जनरली हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जबकि बाकी जो क्रोमोसोम्स हैं उनको हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। ग्रासहॉपर एक एग्जाम्पल है XO टाइप का, जिसमें मेल्स के अंदर सिर्फ 1X क्रोमोसोम होता है, जबकि बिसाइड्स ऑटोसोम प्लस 1X, जबकि फीमेल्स जो हैं उसके अंदर 1 पेयर ऑफ X क्रोमोसोम होता है बिसाइड्स ऑटोसोम्स। यानी अगर मैं मान के चलूँ कि किसी भी इंसेक्ट के अंदर जिसमें XO टाइप का है सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें अगर इसके अंदर 22 हैं, 22 प्लस XX यानी 23 पेयर हैं, तो इसके अंदर 23 पेयर का जो लास्ट वाला पोर्शन है वो एक कम होगा। यानी अगर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो इसके अंदर 45 ही होंगे। उसके बाद अब देखो XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें मेल और फीमेल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमंस के अंदर ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल, जिसके अंदर X क्रोमोसोम दोनों में होता है, लेकिन मेल जो है उनके अंदर Y क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के अंदर X क्रोमोसोम होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं। फिर नेक्स्ट है XO XY टाइप, हम लोगों ने दोनों पढ़ लिए। दोनों ही में मेल जो है वो डिफरेंट टाइप के गेमीट बना रहे हैं। जैसे A के अंदर जिसमें XO बन रहा था उसमें X क्रोमोसोम वाला या बिना X क्रोमोसोम वाला, ठीक है, ये XO टाइप का जैसे ग्रासहॉपर के अंदर था। जबकि ह्यूमन फीमेल वाले में देखेंगे ह्यूमंस के अंदर, तो जो फीमेल है वो X क्रोमोसोम वाला बना रही है, जबकि जो मेल है उसमें X और Y दोनों क्रोमोसोम वाले बन रहे हैं। ऐसे केसेस में क्या है, मेल हेट्रोगेमिटी है, यानी कि मेल डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि दूसरे में जैसे कि बर्ड्स हैं उनके अंदर फीमेल हेट्रोगेमिटी देखने को मिलती है, यानी कि एक फीमेल जो है वो डिफरेंट टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस करती है। जो फीमेल बर्ड है उसको हम Z और W से डिनोट करते हैं। इनके अंदर जो फीमेल है वो दो, एक Z क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट है, एक W क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जबकि मेल्स के अंदर दोनों ZZ यानी ZZ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोगों ने पहले भी 10th में भी पढ़ा है, वही चीज़ है यहाँ पे भी। अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि सपोज करो दिस इज अ सेल, ह्यूमन सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होंगे कुल मिला के हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर सेल के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स के अंदर ये सब चीज़ें प्रेजेंट होंगी। अब ये 23 पेयर्स को हम लोग दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 22 पेयर होंगे ऑटोसोम्स, यानी कि ये जो हैं वो मेल और फीमेल, सिमिलर इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। जबकि 1 पेयर जो रह जाता है ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। कैसे होता है, अगर मेल में देखा जाए तो ये XY होता है, यानी 22 पेयर तो रहेंगे, साथ में एक X और एक Y क्रोमोसोम रहेगा मेल्स के अंदर, जबकि फीमेल के अंदर ये X और X क्रोमोसोम्स रहेंगे। यानी कि जब इनके गेमीट्स बनेंगे तो 50% गेमीट्स के अंदर X क्रोमोसोम होगा, जबकि 50% क्रोमोसोम के अंदर गेमीट्स के अंदर Y क्रोमोसोम होगा। और यहाँ जो 100% गेमीट्स हैं सभी के अंदर X क्रोमोसोम ही होगा, यानी इसको कितना भी डिवाइड करो सबके पास X क्रोमोसोम ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मेल्स या फादर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ बेबी, ठीक है, नॉट द मदर्स। सो कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, म्यूटेशन। म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके अंदर DNA सीक्वेंसेस के अंदर कुछ चेंज होता है, जिसकी वजह से जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन एक तरीका है, एक फिनोमिनन है जिसकी वजह से वैरायटी आती है, वेरिएशन आती है DNA के अंदर। तो दूसरा म्यूटेशन भी एक तरीका, एक फिनोमिनन है जिससे वेरिएशंस आती हैं।
तो अब म्यूटेशंस कैसे आती हैं वो मैं बता देती हूँ। अगर तुम लोगों को याद हो तो दिस इज़ आवर डीएनए, ठीक है, और डबल हेलिक्स डीएनए। अच्छा, उसके बाद अगर तुम्हें इसको याद हो, ये सिंपल कैसे होता है, ये बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट इस तरीके से बनी होती है, और यहाँ पे ऐसे बेसिस दोनों तरफ से लगे होते हैं, इस साइड से भी इस साइड से भी। यानी जब हम इसको खोल के देखते हैं तो हम लोगों को ऐसे शुगर फॉस्फेट इस तरीके से लगा रहता है, और फिर यहाँ बीच में बेसिस होते हैं। इसी तरीके से इधर भी एक स्ट्रैंड हो गया, एक स्ट्रैंड यहाँ हो जाता है, ठीक है, ये आपस में ऐसे यहाँ पे बेसिस, और फिर इनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लगे हुए होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा है। अब ये जो बेसिस है, क्योंकि शुगर और फॉस्फेट तो सब जगह एक जैसी है, बैकबोन सिमिलर होती है, फ़र्क कहाँ आता है, ये जो बेसिस होते हैं ये हो सकता है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ATGC, ठीक है। ये 4 टाइप के जो हैं वो मैं सिर्फ ह्यूमन डीएनए के बारे में बात कर रही हूँ। ह्यूमंस में ये होते हैं जिनमें RNA है, उनके अंदर UV होता है। तो जेनेटिक मटेरियल ऐसे अगर हम माने कि DNA है तो ये 4 तरीके के होते हैं, यानी कि ये सीक्वेंस जो A है, T है या G है, इस तरीके से ये बनती है, ऐसे एक के बाद ऐसे ये डीएनए बनता जाता है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग T आएगा, T से A आएगा, C, इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड बनती रहती है। ये जो है इस तरीके की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जो कि कोई प्रोटीन बनवाती है, ठीक है। तो वो डीएनए का पार्ट जो कि कोई प्रोटीन बनाता है, इसको हम कहते हैं एक जीन, ठीक है। अब ये जो जीन है, इसके अंदर ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये जो देख रहे हो ना, ये ट्रिपलेट में सीक्वेंस जो भी है, रीडिंग फ्रेम जो है वो देखा गया है कि 3-3 का रीडिंग फ्रेम होता है। यानी कि कोई भी जो प्रोटीन बनाने वाला आएगा वो रीड करेगा इसको, फिर रीड करेगा इसको, फिर इसको रीड करेगा और बताएगा भाई कौन कौन सा प्रोटीन किस किस तरीके से बनाना है। तो म्यूटेशन में क्या होता है, म्यूटेशन के अंदर ये जो बेस सीक्वेंस है इसमें कुछ चेंज आ जाता है। जैसे ये ATT है, इस A को हटा के C लग जाए तो क्या होगा, CTT हो गया। पहले ATT से कुछ और बनता होगा, CTT से कुछ और बन जाएगा, तो जिसकी वजह से कुछ चेंज आ जाएगा इस डीएनए के सीक्वेंस में, इसको हम कहेंगे म्यूटेशन। और जैसे ही जीनोटाइप में चेंज आता है वैसे ही फिनोटाइप में चेंज आ जाता है। तो जैसा कि चैप्टर 6 में भी हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए हेलिक्स जो है कॉन्टिन्यूसली चलता है, वन एंड से अदर एंड तक, यानी कि एक एंड से चालू होता है और ये कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ता रहता है दूसरे स्ट्रैंड तक। इन हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म, ये जिस तरीके से मैंने एक कॉइलिंग दिखाई थी, ये इस तरीके से और भी और ज़्यादा फर्दर कॉइल होता है, कॉइल हो के ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम बनाता है। तो अब ये जो म्यूटेशंस है, म्यूटेशन 2 तरीके की हो सकती हैं। या तो ये डीएनए के सेगमेंट में कुछ ये यहाँ कुछ डिफरेंस आ जाए, यानी कि जो ये न्यूक्लियोटाइड का ये बेसिस का फ़र्क आ जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ पोर्शन कट हो जाए, फिर ये आपस में जुड़ जाए, यहाँ कुछ और आके लग जाए, हो सकते हैं ना चेंजेस, यहाँ चेंजेस हो सकते हैं। या फिर पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है उसी में कुछ चेंज आ जाए, ये कट हो जाए, कट होके गायब भी हो जाए, या ये कट हो जाए, कट होके दूसरा लग जाए, इस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। तो ये चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं अगर हम देखें तो एडिशन हो सकता है। एडिशन होने का मतलब कि कोई नया पार्ट जो है वो आके ऐड हो जाता है। सब्ट्रैक्शन हो सकता है, जैसे हम डिलीशन कहते हैं, एडिशन डिलीशन, कि कोई पार्ट डिलीट हो जाता है। इसके अलावा डुप्लीकेशन हो सकता है। डुप्लीकेशन मतलब एक ही चीज़ के डबल कॉपीज़ जो हैं वो लग जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाता है। इसके अलावा इन्वर्जन्स भी होते हैं। इन्वर्जन्स का मतलब है कि पहले कोई क्रोमोसोम था इस तरीके से, ठीक है, ये सीक्वेंस ऐसे चल रही होगी, अचानक से क्या हुआ, ये कट हुआ और ये वाला जो है वो एंड ऐसे ऑपोजिट लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से कट होने के बाद क्या हुआ, ये इस तरीके से लग गया ऐसे, तो ये एक तरीके से इन्वर्शन हो गया, ठीक है। जो एडिशन है इनको हम लोग इंसर्शन भी कहते हैं, क्योंकि कोई चीज़ आके इंसर्ट हो रही है। तो सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन, अच्छा, क्योंकि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, अगर क्रोमोसोम में किसी भी तरीके की ऑल्ट्रेशन आती है, एब्रेशन आती है, तो उससे डीएनए में या डीएनए में चेंज आने से क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। अच्छा, वो
जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि ये तो पूरे क्रोमोसोम की बात हो रही है जीन की। म्यूटेशन जो है वो सिंगल बेस पेयर की वजह से भी चेंज हो सकती है, जैसे मैंने ये बताया था कि यहाँ बेस पेयर है, ये सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाए तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, जो कि एक सिंगल बेस पेयर में चेंजेस होने की वजह से होती है। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट उसमें। अच्छा, मैकेनिज्म हमारे स्कोप से बियॉन्ड है, लेकिन अगर देखा जाए कि म्यूटेशंस क्यों हो सकती है, अगर तुम लोगों ने बहुत सारी इंग्लिश पिक्चरें देखी होंगी तो उसमें दिखाते हैं कि कोई कोई रिएक्शंस करते हैं, यूवी रेडिएशन डालते हैं, कोई कोई केमिकल डालते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशंस हो जाती हैं। तो वो सब का बेसिस जो है वो यहीं से आता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस पर अगर किसी भी तरीके की केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर्स में कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स में जैसे एक्स रेडिएशन, यूवी रेडिएशंस है, इनकी वजह से म्यूटेशंस हो सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत हाई एनर्जी कैरिंग रेडिएशंस होती हैं, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ये जो रेडिएशंस हैं बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती हैं और फिर जो म्यूटेशन है वो हो जाती हैं। तो यूवी रेडिएशन जो है वो म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं, और जितने भी ऑर्गेनिज्म या जिस भी वजह से म्यूटेशन होती है उसको जो कॉजेटिव एजेंट है उसको म्यूटेजन कहते हैं। तो म्यूटेजन क्या है एक्चुअल में? म्यूटेजन इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? अच्छा, जेनेटिक डिसऑर्डर मेन हेडिंग है, जिसके अंदर हम लोग आगे छोटी छोटी हेडिंग्स पढ़ेंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आगे हम पढ़ेंगे कि जीन्स के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। बीमारियां होने का मतलब है कि अगर जीन्स में किसी तरीके के चेंजेस आते हैं तो उससे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, यानी जो चीज़ ऑर्डर में चल रही थी वो ऑर्डर ख़राब हो गया। ठीक है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम लोग पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं। पेडिग्री एनालिसिस डिसऑर्डर नहीं है, हम नाम से देख सकते हैं कि किसी चीज़ को एनालाइज करना है। एनालाइज क्या है? एनालिसिस करना है हमें ट्रेट्स का, वो भी सेवरल जनरेशन्स ऑफ अ फैमिली। पेडिग्री एनालिसिस हम लोग देखेंगे तो जनरली ह्यूमंस के लिए किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके अंदर तो हम लोग बार बार फिर भी क्रॉसिंग करा सकते हैं, चेक कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन ह्यूमंस में हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते कि ह्यूमन में देखना है, बताओ ये कैरेक्टर कैसे पास ऑन होगा, लो क्रॉसिंग करा दी, 2 नए बच्चे पैदा कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली फैमिली की पुरानी हिस्ट्री उठाते हैं, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट ट्रेट्स देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और इस एनालिसिस को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। इन पेडिग्री एनालिसिस इनहेरिटेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। कोई भी एक ट्रेट ले लेते हैं, उस पर्टिकुलर ट्रेट को हम लोग कई जनरेशन्स तक फिर एनालाइज करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस जो है स्टडी में स्ट्रॉन्ग टूल है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं ट्रेस करने के लिए हिस्ट्री। कोई भी अब नॉर्मलिटी हो या कोई भी डिजीज़ हो, उसको ट्रेस आउट करने के लिए हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं और उसके अंदर उसको स्टडी करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सभी फीचर्स जितने भी हैं वो जीन्स से कंट्रोल होते हैं, जो कि डीएनए पे होता है, यानी डीएनए हमारा कैरियर है, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब इसमें दोनों चीज़ें होती हैं कि एज इट इज़ भी चीज़ें पास ऑन होती हैं, कुछ चेंजेस के साथ भी होती हैं। अब चेंजेस अपने आप भी हो सकते हैं, जैसे रिकॉम्बिनेशन बनता है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन म्यूटेशन जो है वो किसी वजह से हो सकता है, और कोई म्यूटेशन होती है और वो इनहेरिटेबल है, एक मतलब जिसके अंदर भी चेंज हुआ है वो उसकी क्रोमोसोम्स में चेंज हो गया और वो दूसरी जो जनरेशन है उसके अंदर पास ऑन होता है, तो फिर वो चेंजेस जो हैं वो जनरेशन ओवर जनरेशन एक दूसरे से पास ऑन हो जाते हैं। अब हम जो ये कुछ इधर सिंबल्स दिए हुए हैं, ये दीज यू हैव टू लर्न, कि जब पेडिग्री एनालिसिस करते हैं उसमें मेल और फीमेल है या नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, उसको हम लोग किस तरीके से एक ट्री बनाएंगे या किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए मेल को एक स्क्वायर से शो करते हैं, एक फीमेल को सर्कल से शो करते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसका सेक्स स्पेसिफाइड नहीं, यानी हमें नहीं पता है वो मेल है या फीमेल है, तो उसको हम लोग एक टिल्टेड वाला जो है उस स्क्वायर से शो करते हैं। अगर किसी डिजीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उस डिजीज़ वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग कलर्ड वाले से शो करेंगे। अगर हमें 2 इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग शो करनी है, शादी दिखानी है, तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं। अगर मेटिंग जो है वो रिलेटिव्स के बीच में है, उसको हम लोग डबल लाइन से शो करेंगे।
फिर जब दिखाते हैं तो पेरेंट्स को ऊपर दिखाएंगे, एक सिंपल लाइन से इनकी मीटिंग हो गई, और एक वर्टिकल लाइन से जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको हम लोग शो करते हैं, जैसे इन द ऑर्डर ऑफ बर्थ, यानी सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ उसको लेफ्ट में लिखेंगे, फिर नेक्स्ट राइट में, फिर ऐसी इस तरीके से हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे तो पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स को एक बच्चा है, एक मेल है, और मेल जो है वो अफेक्टेड है, यानी जो भी डिजीज़ हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो इसके अंदर है। अगर हम लोग इकट्ठे दिखाना चाहते हैं तो वो 5 कि हम लोगों को सेक्स नहीं पता है तो ये 5 अनअफेक्टेड, इसी को कलर कर दोगे तो वो 5 अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। एक पेडिग्री एनालिसिस का तुम लोग देख सकते हो, ये है रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का। ऑटोसोमल डोमिनेंट, अब ये जो ट्रेट्स हैं हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये ट्रेट्स हमारे पास 2 तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पहली बात तो सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं। सेक्स लिंक्ड होने का मतलब है वो एक्स या वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। ठीक है, लिंक्ड है। जो भी जीन है बीमारी के लिए, डिसऑर्डर के लिए, जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स और वाई क्रोमोसोम। ठीक है, जबकि अगर वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे ऑटोसोम लिंक्ड। ठीक है, अब दोनों में ही डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों तरीके के हो सकते हैं। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है। सिमिलरली ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है और ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है। ठीक है, रिसेसिव और डोमिनेंट का कैसे पता चलेगा कि जो सेक्स लिंक्ड होते हैं जनरली इनके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई देता है कि कोई चीज़ या तो मेल से मेल में ही जा रही है। अगर सपोज करो वाई लिंक्ड है कोई चीज़, तो वाई वाला जो क्रोमोसोम है वो कभी फीमेल में तो जाएगा नहीं, वो हमेशा मेल में रहेगा, यानी फादर टू सन हमेशा ये चीज़ें पास ऑन होंगी। ठीक है, जबकि एक्स लिंक्ड वाला जो है, एक्स लिंक्ड वाला अगर कोई डिसऑर्डर है तो जनरली वो मदर टू सन जो है वो माना जाता है कि वो पास ऑन होता है, जबकि पास ऑन डॉटर में भी होता है, लेकिन जो दिखाई देगा वो हमेशा मदर टू सन में दिखाई देगा। ऐसा क्यों माना जाता है? सपोज करो हमारे पास एक फीमेल है, ये मदर है, एक मेल है। ठीक है, इसमें से हम मान लेते हैं सपोज करो ये अफेक्टेड है। ठीक है, ए दिखाने का मतलब है ये अफेक्टेड है, तो इसके जो गेमीट्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, इधर से जो गेमीट्स बनेंगे वो एक्स बनेगा और वाई बनेगा। ठीक है, अब ये इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है, इसके साथ भी फ्यूज़ करेगा। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन होता है तो हमारा होगा एक्स ए एक्स, और ये वाला जो होगा एक्स ए वाई। ठीक है, अब सपोज करो ये जो अफेक्टेड वाला है, ये वाला जो है ये रिसेसिव जीन है। रिसेसिव जीन होने की वजह से क्या होगा, ये एक नॉर्मल, ये रिसेसिव, एक नॉर्मल कॉपी होने की वजह से ये जो है वो दिखने में इसका जो फिनोटाइप है वो नॉर्मल हो जाएगा, इसमें कोई डिजीज़ शो नहीं होगी। लेकिन वहीं इसके अंदर एक नॉर्मल कॉपी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ यही वाला है, यानी ये डिफेक्टेड वाला हो गया और ये जो है वो डिजीज्ड हो जाएगा। इसका मतलब जो मदर से, एक मदर जो डिजीज्ड थी उसने किसको पास ऑन किया अपनी डिजीज़? बच्चे, जो सन है उसको पास ऑन किया। ठीक है, पास ऑन दो उसने इसमें भी किए, लेकिन इस वाले केस में ये वाली जो है वो कैरियर हो जाती है। कैरियर होने का मतलब है शी इज़ कैरिंग द डिजीज़ कंटेनिंग जीन या द जीन कॉजेटिव ऑफ द डिजीज़, बट इट विल नॉट शो द डिजीज़ फिनोटाइप। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का दे रखा है। सबसे पहले ये वाला एक मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये एक डिसऑर्डर है और ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। अगर तुम लोगों को पेपर में 1 नंबर में आ जाए कि तुम्हें एक एग्जाम्पल लिखना है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का, तो इसका आंसर होगा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का मतलब है कि जो तुम्हारी मसल्स हैं, मसल्स जो है वो ठीक से काम नहीं करती, फंक्शंस काम ठीक से नहीं करती, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी जो बच्चों को पेरेंट्स से मिलता है और इसको तुम ठीक नहीं कर सकते हो। तो ये है ऑटोसोमल, यानी ऑटोसोम्स में प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ मदर से ऑटोसोम्स हैं तो इसकी जो इनहेरिटेंस है वो कोई पर्टिकुलर पैटर्न शो नहीं करेगी। देखो हम लोग बात जो कर रहे थे, हाँ यहाँ पे, कि कैसे पता चलेगा कि वो सेक्स लिंक्ड है
वाई लिंक्ड या एक्स लिंक्ड है, इसमें हम लोगों ने देखा कि पर्टिकुलर पैटर्न शो करते हैं, जबकि ऑटोसोम्स जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं, तो इसीलिए उन्हें कोई पर्टिकुलर जो पैटर्न है कि मेल से मेल में ही जाएगा या मेल से हमेशा फीमेल में ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। यहाँ देख सकते हो कि फीमेल थी, मदर अफेक्टेड थी, उसने अपने बेटे को बीमारी कॉज की, यहाँ बेटी को भी बीमारी कॉज की, ठीक है। उसके बाद फिर बेटी से फिर एक और बेटी के अंदर चली गई, तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, माँ से बेटे में भी जा रहा है, माँ में भी जा रहा है, तो ये ऑटोसोम्स हैं। अच्छा, और दूसरी बात है डोमिनेंट कैसे पता चलेगा। डोमिनेंट का मतलब अगर एक कॉपी भी है, अगर ये रिसेसिव होती, अगर रिसेसिव होने का मतलब है इसके अंदर दोनों कॉपीज होती, दोनों कॉपी होती तब ये डिजीज शो करती, तो यहाँ किसी भी बच्चे में हो सकता है, किसी में भी ये बीमारी ना होती, ठीक है। पर सिंगल कॉपी इसके पास है और जो भी है इसके पास, इसने कुछ बच्चों को अपने दिया, कुछ को नहीं दिया, कुछ बिल्कुल क्लीन चिट है, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, इवन इसने जो है अपने बच्चों को भी पास ऑन नहीं किया, ठीक है। लेकिन जिसके पास भी एक कॉपी पहुंची, जैसे इसके पास भी एक कॉपी पहुंची, तो इसने भी आगे पास ऑन कर दिया अपनी बेटी को, अपने बच्चे को, किसी को भी, ठीक है। तो ये डोमिनेंट की होती है। डोमिनेंट वाले जो है वो हर जनरेशन में पाए जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन में है, ये हुई सेकंड जनरेशन, और ये थर्ड जनरेशन। जो डोमिनेंट वाले हैं वो हमेशा हर जनरेशन में डिजीज़ को पास ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव वाला ट्रेट कहाँ आता है, देखो यहाँ दोनों में से कोई भी अफेक्टेड नहीं था, बट यहाँ बच्चे हो गए, तो क्या हुआ, हो सकता है दोनों के दोनों जो है वो कैरियर थे। कैरियर होने का मतलब एक कॉपी इसके पास थी, एक कॉपी इसके पास थी, दोनों कंबाइन हुए, जिसके पास दोनों कंबाइन हो गए उन बच्चों में ये डिजीज़ आ गई, बाकी के जो थे वो क्लीन चिट रह गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ इन दोनों के अंदर दोनों कॉपी आई, यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये एक रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसऑर्डर्स। अब ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं और दूसरे हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, ठीक है। मेंडेलियन कौन से हैं, जिनमें एक्चुअल में पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशंस की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब मेंडेलियन है, जबकि जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज हो, नंबर चेंज होने की वजह से जिनमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल सबसे पहले हमें याद करने हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस बुक के अंदर दिया हुआ है, ये देखो, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हेमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया है। ये सब क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, यानी किसी एक पॉइंट पे म्यूटेशन होती है और उसकी वजह से ये सब बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। जबकि जब हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आगे वो भी आएंगे, जिसमें कि हमारे पास डाउन सिंड्रोम हो सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। तो इस सिंड्रोम वाले जो आएंगे, सिंड्रोम जो है वो ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं, ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, डिसऑर्डर्स में, इसीलिए हम उसको सिंड्रोम बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद बस इसके लिए इतना काफ़ी है।